नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरनान और वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। बलात्कार के मामलों के खिलाफ आज एक बड़ी जीत हुई। नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। खुद को संत कहने वाले आसाराम का रसूख कोर्ट में काम नहीं आया और एक 16 साल की लड़की का संघर्ष एक ताकतवर धर्मगुरु को कानून का मुजरिम साबित कराने में सफल हुआ। बेशक इस मामले में अभी ऊपरी अदालतों में कानूनी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन आज का फैसला कई मायने में काफी असरदार साबित हो सकता है, क्योंकि धर्म, रसूख, पैसा और अंधभक्ति करने वालों का समर्थन, कोई भी चीज गलत कामों का रक्षा कवच नहीं बन सकती। इसलिए आज हम जोधपुर कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बहस करेंगे कि क्या यह फैसला न्यू इंडिया के लिए है, जहां इंसाफ पाने के लिए किसी को भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। दंगल में आज के सवाल है कि क्या आसाराम को उम्र कैद न्याय व्यवस्था में विश्वास को बढ़ाएगी? आसाराम को सजा क्या धर्म का स्वच्छता अभियान कही जा सकती है? गलत कामों के लिए धर्म की आड़ लेने वालों को क्या यह सबक नहीं है? इस फैसले से धर्म के नाम पर हो रहा गोरख धंधा क्या अब रुक जाएगा और आसाराम की सजा से अंधभक्ति पर भी लगाम लगेगी? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर। 4 करोड़ से ज्यादा भक्त, 400 से ज्यादा आश्रमों का साम्राज्य, लेकिन कानून के आगे यह रसूख काम नहीं आया। जोधपुर की अदालत ने आसाराम को नाबालिग से रेप के मामले में 77 साल की उम्र होने के बावजूद सश्रम कारावास की सजा सुनाई। हम पुलिस अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अच्छे से हमारे केस को सुनवाई किया, और हम अपने वकीलों का भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी बातें न्यायपालिका के सामने रखी, न्यायपालिका ने फैसला दिया। हमने क्या केस दिया? अब हमारी वकीलों से बातचीत चल रही है, वो जो निर्णय होगा उसका देखते हैं, वकील साहब जो हमारे कहेंगे। 2013 में यूपी की शाहजहांपुर की 16 साल की लड़की ने आसाराम के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी। ये बड़ी हिम्मत का काम था, क्योंकि संत बने बैठे आसाराम के दरबार में आम लोगों से लेकर राजनेताओं तक की हाजिरी लगती थी। जोधपुर की कोर्ट ने आसाराम के साथ ही उसके आश्रम के संचालक शरद चंद्र और वार्डन शिल्पी को भी 20-20 साल की कैद मुकर्रर की। माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए आसाराम को जो है एक जघन्य अपराधी मानते हुए कठोर सजा दी है और उसे टिल डेथ जो है कारावास का जो है आदेश दिया है, और दो जो सह अभियुक्त हैं उन दोनों को 20-20 साल की सजा का आदेश दिया। कोर्ट ने आसाराम को नाबालिग का अवैध व्यापार करने, रेप के लिए बंधक बनाने, अश्लील हरकतें और धमकाने, धार्मिक गुरु बनकर रेप करने और गिरोह बनाकर रेप करने की धाराओं के तहत दोषी माना है। कोर्ट की जो फाइंडिंग बेस कर रही है वो परवर्स फाइंडिंग है, मिसलीडिंग ऑफ द रिकॉर्ड के ऊपर बेस कर रही है। जब प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पार्टी ये मानती है एप्लीकेशन देकर के कि लड़की की एज जो है वो साबित नहीं हो पाई है, मेडिकल सर्टिफिकेट साबित नहीं हो पाया है, अगर कोई इस प्रकार से फाइंडिंग देवे, मिसलीडिंग ऑफ द रिकॉर्ड करे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज तो हाई कोर्ट में ही है, और ये जजमेंट यानी 5 मिनट तक नहीं टिक सकता। आज सजा सुनते ही आसाराम कोर्ट में ही रो पड़ा। उसकी पैरवी के लिए 14 बड़े वकील लगे थे, लेकिन जोधपुर कोर्ट के फैसले ने साफ किया है कि कानून के आगे सब बराबर होते हैं। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। तो आपको बता दें कि आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ 5 बड़े वकील इस समय दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। आज हमारे साथ रमाकांत गौड़ है, वो दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे साथ के मनन है, वो सीनियर क्रिमिनल लॉयर है, दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करते हैं वो भी। हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। हमारे साथ वसुंधरा पाठक मसूदी हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। और आभा सिंह हमारे साथ मुंबई से आ रही हैं, वो भी वकील हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले रमाकांत गौड़, आज के इस फैसले पर आप क्या कहते हैं? क्या इस फैसले से न्याय व्यवस्था में देश के लोगों का विश्वास मजबूत होगा? देखिए, देश के लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था में परिपक्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वही आसाराम है जिनकी 12 बार बेल एप्लीकेशन डिसमिस हुई, 6 बार सेशन कोर्ट ने बेल डिसमिस की, 3 बार हाई कोर्ट ने डिसमिस की, और तीसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर रहा था तब स्ट्रिक्चर पास किए कि तुम फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ इस कोर्ट में आए हो, इसलिए तुम्हारे खिलाफ एक और नई एफआईआर दर्ज होती है, और तुमने ये जो बुढ़ापे का ग्राउंड लिया है या बीमारियों का ग्राउंड लिया है, ये ग्राउंड भी टेनेबल नहीं है।
तो ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आसाराम की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सील लगाई थी। यह कहा था कि नहीं, ऐसे शख्स को जिसका आचरण ऐसा है, जिसका चरित्र ऐसा है, उसको बेल नहीं दी जानी चाहिए। जब 80 वर्ष के व्यक्ति को के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो न्याय व्यवस्था अपनी जगह सुदृढ़ थी, है और रहेगी। आज ट्रायल कोर्ट ने उसी बात को फिर से एक बार सत्य साबित किया है कि इस देश के नागरिक को न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और यह आज साबित हुआ है। ये वही जोधपुर है, कुछ दिन पहले चर्चा में था जब अभिनेता सलमान खान का केस चल रहा था, आभा सिंह, और सलमान खान को जब जमानत मिल गई तो लोगों ने कहा कि देखिए, रसूखदार के लिए कुछ भी आसान होता है। आज जब आसाराम के खिलाफ यह फैसला आया है तो क्या आपको लगता है उन लोगों को भी जवाब मिला होगा, क्योंकि वकीलों की पूरी फौज खड़ी थी आसाराम के बचाव में? बिल्कुल, लेकिन दोनों केस एकदम फर्क है। आसाराम का केस जो था, आप अगर देखिए आसाराम का रिकॉर्ड देखिए, इन पे ये इस माइनर के रेप का केस था, साथ ही साथ जो सूरत में रेप केस चल रहा उसमें विटनेसेस, 3 विटनेसेस को मरवा दिया गया। 2 विटनेसेस जो कोर्ट में आए डिपोजिशन करने, उन पे जानलेवा हमला किया गया। आसाराम का जो कुक था, जो इस रेप का विटनेस था, उसको शाहजहांपुर में उसको गोली मारी गई। तो आप दोनों केस को एकदम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आसाराम को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, आज जो हालात है इस देश में, जिस तरह छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, जिस तरह 85% रेप केसेस माइनर्स के खिलाफ बढ़े हैं, तो ऐसे हालात में जब हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, डेथ पेनल्टी ला रहे हैं पॉस्को में, तो एक बाबा जो कहता है कि मैं एक सेट का वो गुरु हूं और वही अपने फॉलोअर की बच्ची को रेप करता है, ऐसे केस में आपको कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी था। आप नहीं देते तो जो बचा कुचा भी लोगों का विश्वास था कोर्ट पे, वो खत्म हो जाता। और दूसरा, जो आप क्राइम कंट्रोल करने की चेष्टा कर रहे वो खत्म हो जाती, क्योंकि इस बच्ची को लाया गया, इसके आसाराम के ऊपर ट्रैफिकिंग का चार्ज लगा था 370 सेक्शन 4, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है, 10 साल से आजीवन कारावास की सजा है। इन पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लगा था। उस बच्ची को मध्य प्रदेश से जोधपुर लाया गया रेप करने के लिए। साथ में इनके ऊपर 376(2)(f जो चार्ज लगा है, उसमें कोई भी किसी सेक्ट का हेड या पावरफुल मैन जो अपने विद ट्रस्ट जिसके ऊपर सौंपा गया है और वो रेप करता है, उसमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान था। तो इस तरह के इनके ऊपर चार्जशीट में इतने स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगे थे कि अगर आज इनको सुबह भी मीडिया जो है 10 साल की सजा 10 साल की सजा बोल रही थी, लेकिन सबसे पहले मैंने ये बात उठाई, मैंने कहा पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास है, 376(2)(f में आजीवन कारावास है। तो ऐसे आदमी को अगर हम बाहर लाएंगे, आज उस विक्टिम को जो 16 साल की बच्ची है, उसको 5 पुलिस वाले राउंड द क्लॉक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे को अगर कम सजा देके छोड़ेंगे तो कल कोई भी केस लिखवाने नहीं आएगा। इसलिए मुझे लगता है लाइफ इंप्रिजनमेंट देना अनिवार्य था, और जो आज जज ने दिया। ठीक है, लेकिन के मनन, उनके वकील को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं हम ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, 5 मिनट नहीं खड़ा होगा ये फैसला वहां पर हमारी दलीलों के आगे। नो कमेंट्स रिगार्डिंग दैट। मैंने कोई एविडेंस नहीं पढ़ी, क्या टेस्टिमनीज हैं, मैं कैसे कमेंट करूंगा। लेकिन है, विशेषज्ञ हैं बैठे हुए स्टूडियो में या बाहर कैमरे के आगे, कुछ भी कह सकते हैं, ये उनकी डिस्क्रिशन है, उनका प्रेरोगेटिव है। हाँ, मैं एक बात कहूँगा कि जज साहब ने जो भी फैसला दिया होगा, जो भी एविडेंस आई होगी, चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस आई है, चाहे वो आई विटनेस की आई हो, चाहे वो प्रोसिक्यूट्रिक्स की आई हो, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन चीफ को वे करके, अब ये सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, ये सूरत केस का कोई इफेक्ट नहीं इस केस में है, ना उसका इधर उधर का, इस केस की जो भी एविडेंस आई थी उसी को वे किया है, उसी का जो भी उन्होंने निर्णय लिया है आज, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। जो भी उनको सज़ा दी गई है, ये अब वो एपेलांट बनेंगे, अभी यहाँ अभियुक्त थे, अब वहाँ ऊपर कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। अब ऊपरी अदालत क्या करती है, क्या नहीं करती है, उनके वकील क्या दलील रखते हैं, क्या उस केस में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, कितनी एविडेंस है जो टिक सकती है या नहीं टिक सकती है, ये निर्भर करेगा भविष्य की कोर्ट में क्या है,
कोई उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चूँकि बहुत से फैसले नीचे होते हैं ऊपर उल्टे हो जाते हैं। नीचे कई बार बरी होता आदमी, ऊपर सजा हो जाता है। नीचे की दोनों अदालतों में कई बार आदमी बरी होता है, सुप्रीम कोर्ट सजा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ तक सवाल है ट्रायल कोर्ट का, उसने अपना फैसला दे दिया है, उनको गिल्टी फाउंड पाया गया है और सजा भी सुना दी गई है। सजा कठोर है या नहीं है, उनकी उम्र देखी या नहीं देखी है, जो भी प्रावधान में थी सजा उनको दी गई है। जो भी न्यायाधीश ने उचित समझी है उनको सजा दी गई है। तो उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी, उनके वकील तो टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टूडियो में बैठे टिप्पणी क्या कर सकते हैं? आपको लगता है उनकी उम्र देखी जानी चाहिए थी? ना हम मुलजिम के वकील हैं, ना हमें किसी ने एंगेज किया है। हम तो सिर्फ बड़ा कुछ देखा जाना चाहिए था, लेकिन मैं वो भी नहीं, उस लाइन पे जाना ही नहीं चाहता, चूंकि मैं किसी के केस को प्रेजुडिस नहीं करना चाहता। नहीं, उस लाइन पे मैं तो कोई एंगेज्ड लॉयर नहीं हूं। आपने इशारा किया सर, तभी मैं आया उस लॉ लाइन क्या पे। कहता है उसके बारे में आपको अवगत करा सकते हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं ना, तभी मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें अगर स्टूडियो में बैठकर ही बात कर लेंगे, अगर आपको पड़ती है तो प्राइवेट में बैठ के हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन स्टूडियो में मैं किसी केस को प्रेजुडिस करने का, मेरे पास कोई ऐसी वकालत में ऐसी डिग्री नहीं है, ना नहीं। अब मुझे लाइसेंस दिया हुआ अब सर आपने मना करते करते एक की बजाय दो लाइनें छूट समय आ गया है, देख लेना। थोड़े दिनों में बार काउंसिल इस बात पे भी, ठीक है, बार काउंसिल भी आ रही है इस बात पे, जो बैठे हम टिप्पणियां करते हैं यहाँ पे, सर बार काउंसिल उस बात पे आ रही है। सर जब आएगी बार काउंसिल उस बात पे, तब का तब देखा जा सकता है, लेकिन आज तो 5 वकील यहाँ पर बैठे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने ना करते भी दो चीजें ऐसी, नहीं सर, ऐसे मैं ये कह रहा हूं कि आज तो हम हैं ना 5 वकील यहाँ हमारे साथ, तो आज तो हम इस विषय पे बात कर सकते हैं। जब बार काउंसिल मना कर देगी तो उस वक्त नहीं कर पाएंगे। तो मैंने दे दिया जवाब उसका। मैं इसीलिए मैंने दे दिया जवाब। नहीं, आप इस पे बुरा ना माने, मैं केवल ये कह रहा हूं। आपको मना नहीं करेगी, बार काउंसिल सिर्फ अपने लॉयर्स को ही कहेगी, ठीक है, कि कितनी सीमा तक हम किस बात पे टिप्पणी कर सकते हैं। पर एक आपकी बातों से मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लगा फैसला आज का, क्या वाकई ऐसा है? आप अंतर्यामी हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर आपसे। सिद्धाना जी, आप अंतर्यामी हैं क्या? मुझे फैसला क्यों नहीं अच्छा लगा? मैं समाज का अंग नहीं हूं, मैं समाज में नहीं रहता, मैं फॉर एंड अगेंस्ट रोज केस करता हूं। मैं लेडी प्रोसिक्यूट्रिक्स के, मैं कंप्लेनेंट का वकील भी हूं, मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूं हाई कोर्ट में, और मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर देश के प्रधानमंत्री के लिए रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मैं इस बात से कोई नहीं है। फैसले रोज आते हैं, हमें नतमस्तक होना होता है फैसले को। फांसी भी कोई लगाता है, हमारे कई केसेस में लाइफ एक बार नहीं हुई, बहुतों केसों में हुई है, और बरी भी बहुत हुए हैं। जब बरी होता आदमी तो हम कोई खुशी के मारे मर नहीं जाते, ठीक, और सजा हो जाए, ये एक सिस्टम है, सिस्टम के पार्ट एंड पार्सल है हम, ठीक है। और हमारा वकील का धर्म है न्याय के आगे, न्यायाधीश के फैसले के आगे सिर झुकाना। ठीक है सर। ऐश्वर्या भाटी और वसुंधरा जी, मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। पहले ऐश्वर्या भाटी, जो मनन साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं छूना चाहता, लेकिन अब क्योंकि मेरे जहन में वो बात आ गई है तो मुझे लगता है कि मुझे छूनी चाहिए। एक, क्या ऐसे मामलों में जहां एक तरफ अपराध की जघन्यता हो, वहां दूसरी तरफ और फैक्टर्स भी देखे जाने चाहिए या देखे जाते हैं कि अपराधी की उम्र कितनी है, वो कितना समय जेल में बिता चुका है, उसकी सेहत कैसी है, उसका ऑरा कितना बड़ा था उसके पहले अपराध करने से पहले, या उसके फॉलोअर्स कितने ज्यादा है। और दूसरी चीज, क्या हम वकीलों को यहां बैठाकर अगर डिस्कशन करते हैं तो हम प्रेजुडिस करते हैं क्या जुडिशरी को? क्योंकि हर मामले में इस तरीके की बहस होती है। देखिए रोहित जी, आपने जो पहला सवाल पूछा उसके 2 लिम्स हैं। देखिए, जब कोई मैटर कन्विक्शन के लिए आता है कि ये किसी ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए अलग एविडेंस होता है, और उस एविडेंस को जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का टेस्ट होता है, उस टेस्ट को मीट करना पड़ता है कि द क्राइम हैज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट। वो कन्विक्शन के लिए जरूरी है, उसमें आपके एविडेंस की क्वालिटी क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप जैसे केसेस में प्रोसिक्यूट्रिक्स का स्टेटमेंट कैसा है, ट्रस्ट वर्दी है क्या, मेडिकल रिपोर्ट है तो क्या है, ये सारी चीजें कन्विक्शन पे बेस्ड होती हैं, जहां एविडेंस की खाली क्वालिटी देखी जाती है। इसमें रेप के केसेस में एक प्रोविजन सेपरेटली और ये भी है, जो इस केस में भी लगा है, कि अगर जो एक्यूज्ड है वो इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी है विक्टिम के साथ में, तो वहां पे एग्रावेटेड उसको माना जाता है और ज्यादा
पनिशमेंट का प्रावधान है पॉक्सो में भी और आईपीसी में भी। ये भी एक ऐसा ही केस है। अब देखिए कन्विक्शन हो चुका है, तो ये केस एविडेंस के टेस्ट को मीट कर चुका है और एविडेंस को ट्रायल कोर्ट ने पूरा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस लगा के इतना माना है कि ये इतना स्टर्लिंग एविडेंस है कि इट डीम्स अ कन्विक्शन। और इसमें भी ये माना है कि स्पिरिचुअल गुरु, जो रिलीजियस गुरु हैं, जहां बच्ची को मतलब कोई कुछ ऐसा माना उसके पेरेंट्स ने कि वो किसी तरह की कुछ मेंटल इश्यूज से सफर कर रही थी, तो वो इनके पास ट्रीटमेंट के लिए लाए थे कि कोई उसके ऊपर बुरी आत्मा आ गई है, बुरा असर आ गया है, और उसके बहाने उनकी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी को आसाराम ने उनके पेरेंट्स के ट्रस्ट और अथॉरिटी को और बच्ची के ट्रस्ट और अथॉरिटी को पूरी तरह वायलेट करते हुए इस बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये तो हो गया कन्विक्शन। अब जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, एज क्या है, उसका क्या क्लाउट है, उसने कभी बेल वायलेट नहीं करी, कितना टाइम हो गया, ये सारे जो कंसिडरेशंस हैं ये मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस में आते हैं, जिनका रेलेवेंस 2 स्टेजेस पे होता है। पहला सेंटेंसिंग के इशू पे, यहां पे भी सेंटेंसिंग भी हो चुकी है। सेंटेंसिंग के ऑर्डर में ये सारी चीजें तभी अलग से बहस होती है, कन्विक्शन के बाद में सेपरेटली बहस होती है एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की। और दूसरी स्टेज, अब अगर ये अपील में जाएंगे, देखिए अपील इनका राइट है। अब आसाराम के लॉयर्स जो भी बताएंगे वो अपील में कोर्ट के सामने बताएंगे, उनको तो अधिकार है ही उसका एविडेंस को डेमोलिश करने का, कि ट्रायल कोर्ट का एप्रिसिएशन सही नहीं है, ये सब कहने का उनको अधिकार है, तो वो उसको करेंगे और उसके हिसाब से आगे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपने बोला कि लॉयर्स अगर आके कुछ टिप्पणियां करते हैं, देखिए हमारे प्रोफेशनल एथिक्स बहुत क्लियरली लेड डाउन है हमारी बार काउंसिल से। अगर हम कोई उस प्रोफेशनल एथिक्स के दायरे में रहते हुए कोई कमेंट करते हैं, हमारी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से हम कानूनी डॉक्यूमेंट्स को, कानूनी जजमेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और अप्रिशिएट कर पाते हैं कॉमन मैन के अलावा। किसी भी और एक्सपर्ट की तरह अगर आप कोई डॉक्टर बुलाएंगे तो लीगल मेडिकल इश्यू होगा तो वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम अपने प्रोफेशनल एथिक्स को वायलेट करते हैं, तो चाहे वो हम मीडिया पे कर रहे हो, चाहे हम कोर्ट में कर रहे हो, वी आर आंसरेबल बिकॉज वी आर हियर। आप हमें हमारे लॉयर की कैपेसिटी में बुलाया है लीगल इश्यूज को समझने के लिए, तो प्रोफेशनल एथिक्स से तो हम बाउंड है ही। तो आई थिंक दैट आंसर्स बोथ क्वेश्चंस। ठीक, वसुंधरा जी, क्या इस देश में खासतौर पे रेप को लेके पिछले कुछ समय में जो माहौल बन गया है जी, उस सब के बीच आज का फैसला कहीं लोगों को एक विश्वास दिलाएगा कि लड़ाई लड़े तो इंसाफ मिलता है, और दूसरा गलत काम के लिए जो लोग धर्म की आड़ लेते हैं उनके लिए एक मैसेज है बड़ा? देखिए रोहित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और ये प्रश्न मैं चाहती थी कि आप मुझसे पूछें भी, क्योंकि बहुत लाजमी हो गया है इस किस्म के प्रश्नों का उत्तर देना। और जिस तरह का आज हमारे देश में माहौल बनता जा रहा है, चाहे आप राजनीति को देख लीजिए या किसी भी और क्षेत्र को देख लीजिए, जिसमें कि आप देखा जाए कि धर्म जो है उसका प्रभुत्व, उसका जो असर है वो काफ़ी बढ़ा देने की कोशिश की जा रही है। हर चीज़ में धर्म की सील को लगा करके उसको पवित्र या अपवित्र कर देने की एक कोशिश, एक होड़ जो है वो लग गई है। 2013 में जब आसाराम बापू का ये मुकदमा सामने आया था, मैंने उस रोज भी कहा था और मैं तब से लेके आज तक कहती रही हूं कि चार्जशीट में जितने भी एविडेंसेस का बयान है या चार्जशीट में जो भी एविडेंस दिए गए हैं, जिस किस्म के साक्ष्य लाए गए हैं, वो सिर्फ एक ही चीज की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि अपराध इन्होंने किया है। अब उस ट्रायल के दौरान भी आप देखिए क्या क्या हादसे होते हैं। उस ट्रायल के दौरान ये कई दफा, अनगिनत दफा जो है ये बेल अप्लाई करते हैं, बार बार बेल इनकी रिफ्यूज होती है, और हर बार रिफ्यूज होने के बावजूद कोर्ट इनको एक, जिसे कहते हैं कि इनको एक डांट लगाती है कि आप झूठे तथ्यों के आधार के ऊपर बार बार बेल अप्लाई मत कीजिए। उसी दौरान अगर आप देखिए कि कितने विटनेसेस जो हैं उनका एक बहुत ही पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में जो है उनकी डेथ हो जाती है या मरवा दिया जाता है। उसके बारे में मैं कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करूंगी कि मरवा दिया, हाँ, मगर मैं यह जरूर कहूंगी कि उनकी डेथ जरूर हो गई है, वो मर जरूर गए हैं इस सारे ट्रायल के दौरान। और इस चीज का कहीं ना कहीं इशारा जो है वो किस तरफ जाता है ये आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही ये बहुत लाजमी हो जाता है हमें समझना कि हम लोग जो है वो धर्म को कितने हद तक
और किस हद तक समझते हैं। मुझे लगता है कि धर्म जो है वो अगर एक स्पिरिचुअल सैल्वेशन की तरफ ले जाता है तो धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, परंतु यदि अगर धर्म हमारा हमें एक अंधविश्वास की तरफ ले जाए जहां हम हर चीज को छोड़ बैठे, हम सोचने समझने की तमाम शक्तियों को खो दे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा नुकसान है जो हम लोग भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे अगर हम नहीं सुधरे तो आज जो ये फैसला आया है ये अपने आप में ये स्थापित कर देता है कि कानून के सामने चाहे कोई संतरी हो या मंत्री हो, कोई रसूखदार हो या कोई जो है वो एक गरीब तबके से रिश्ता रखने वाले लोग हों, उनके लिए जो कानून है वो सबके लिए समान है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें समझना चाहिए कि जहां सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं इनको फास्ट ट्रैक करना बेहद लाजमी है, क्योंकि इनको डिले करने से, इनको लंबित करने से पेचीदगियां बढ़ जाती हैं। यही मेरा सवाल है वसुंधरा जी, हो जाते हैं, वसुंधरा जी मर जाते हैं। वसुंधरा जी, एविडेंस का जमाना अभी है, आपने आभा सिंह को सुना, आपने कहा कि वो लड़की 5 पुलिस वालों के साए में चल रही है। इस समाज में जहां पर किसी लड़की के साथ ऐसी कोई वारदात हो जाने का मतलब ये होता है कि वो घर में बंद रहने को मजबूर हो जाएगी, घर परिवार में उसका जिक्र नहीं किया जाएगा, समाज में उसको कहा जाएगा कि आप शक्ल मत दिखाओ क्योंकि आपके साथ ऐसा हो गया है। वहां रेप के मामलों में 10-10, 12-12, 15-15 साल लगना, क्या यह अपने आप में एक नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल नाइंसाफी, और मैं इसी बात को कर रही थी रोहित जी कि ये जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, जब निर्भया का केस हुआ तब भी मैंने अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया कि तमाम ऐसे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बना देनी चाहिए। और आज साइंटिफिक एविडेंस का जमाना है, इसको समय सीमा में बंधित कर देना चाहिए ताकि लड़की जो विक्टिम है, प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसके साथ जितना भी मेंटल ट्रॉमा है एक तो वो कम किया जा सके और साक्ष्य के साथ जो छेड़छाड़ है वो कम से कम हो सके। और जिसे कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो ना आ सके। मुझे लगता है हमें इन तमाम केसों की तरफ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, हम एक तरफ पॉक्सो में बदलाव कर रहे हैं, को जो है वो जल्द से जल्द खत्म करने की तरफ ले जाना पड़ेगा ताकि निष्कर्ष पर हम सही से नहीं, हम एक तरफ राजनीतिक मंचों से ये ऐलान करते हैं कि हम पॉक्सो में बदलाव कर रहे हैं, 12 साल तक की बच्ची से जो रेप करेगा, राक्षसी काम करेगा, उसको मौत की सजा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी न्याय व्यवस्था में वो बच्ची 12 साल से 24 साल की हो जाती है, तब तक वो केस चलता रहता है। क्या बलात्कार के मामलों में देरी होना अपने आप में नाइंसाफी नहीं है? और दूसरी बड़ी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये धर्म पर निशाना है। क्या ये धर्म पर निशाना है या धर्म का स्वच्छता अभियान है? ब्रेक के बाद आ रहे हैं, दंगल जारी है, आप रहिएगा हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, देर है अंधेर नहीं। हमारे साथ आ गए हैं आसाराम समर्थक कृष्ण बिहारी सारथी। स्वागत है आपका कृष्ण बिहारी जी, उनसे बात करें, लेकिन उनके पहले आपको दिखा देते हैं जो दर्शक ट्वीट्स कर रहे हैं। कुछ दर्शकों ने जो राय दी है ट्विटर के जरिए वो आपसे शेयर करते हैं। हमारे दर्शक जो सब लिख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं मेशी शर्मा, जो लोग ढोंगी बाबाओं की तरफ खींचे चले आते हैं उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है। प्रभाकर तिवारी ने लिखा, आज उन लोगों के मन में डर होगा जो कानून से खिलवाड़ करके फैसला प्रभावित करने की सोच रखते हैं। जितेंद्र वर्मा ने लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। गौर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले ब्रेक से? देखिए, ये एक ऐसा फैसला आया है जिसके पहले इनके आचरण पर कई अदालतों ने टिप्पणी की। मैं मनन साहब की बात से सहमत हूं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑलरेडी एक जजमेंट पास किया जिसपे मीडिया में क्या क्या डिस्कस होना चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। जो हमने डिस्कस किया वो 30 अगस्त 2016 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिसमें इनके कंडक्ट पर एडवर्स टिप्पणी की। 27 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इनके कंडक्ट पर एक टिप्पणी की, इनके खिलाफ कुछ बात कही, हमने उस पर चर्चा की। ये सब चीजें अगर वकील पर चर्चा में नहीं लाएंगे, मीडिया पर चर्चा में नहीं लाएगा, लोग अंधेरे में रहेंगे तो अंधभक्त ही बढ़ेंगे। समाज में ज्ञान देने का, समाज में अज्ञान के अंधकार को ज्ञान की प्रकाशमयी किरणों से विध्वंस करने का काम या तो मीडिया का है और लॉयर्स का भी उतना ही काम है। तो हमें इस बात से अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए। हाँ, टिप्पणी की एक सीमा होती है, बिल्कुल ठीक बात है, पर यदि वो टिप्पणी की सीमा
हाई कोर्ट के ऑर्डर्स या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स या 1300 पेज की चार्जशीट से निकल के आ रही हो तो वो तथ्य होते हैं, वो साक्ष्य होते हैं। तथ्य और साक्ष्यों के विषय में बात करने को ना कोई मीडिया मना करता है, ना कोई कोर्ट मना करता है, ना कोई कानून मना करता है। अगर हम देखें कठुआ में क्या हुआ या उन्नाव में क्या हुआ, मीडिया की एक खबर को लेके एक वकील साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह बात कही कि साहब ऐसे ऐसे मीडिया में खबर आ रही है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को अपने सामने रखा, जांचा परखा और यह टिप्पणी की कि इस सारे मामले में पुलिस के नीचे से लेके ऊपर के अधिकारी तक, डीजीपी तक उन्होंने कमेंट किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि इस मामले में सबका जो आचरण है संदिग्ध है। एडिशनल एडवोकेट जनरल के आचरण को लेके कोर्ट ने ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मनन, जब फैसला आ चुका है उसके बाद क्या मीडिया ट्रायल? पहले हो रहा हो तब भी चलिए सवाल उठाना समझ में आता है, और उसमें भी मीडिया कोई फैसला तो नहीं सुनाती, जो चीजें, जो तथ्य, जो साक्ष्य उपलब्ध है उन्हीं पे चर्चा करती। मैंने तो मना नहीं किया कि आप रोहित जी चर्चा यहाँ मत पे करो। तो मैंने तो ये कहा कि हम अगर एक जो भी टिप्पणी करते हैं वो टिप्पणी ऐसी होनी चाहिए जो किसी के केस को इफेक्ट ना करे, प्रिजुडिस ना करे, और अपने ज्ञान को उतना ही ज्ञान बांटे जितने ज्ञान की जरूरत हो, या ज्ञान किसी ने पूछा हो, मांगा हो। जबकि दो पार्टीज के बीच हो, स्टेट और अक्यूज्ड के बीच में है, तो किसी के बारे में जरूरत से ज्यादा टिप्पणी करना, जैसे रमाकांत जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये अधिकार है हमारा। ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, ये भी जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड जानता है। किसी को क्रिटिसाइज करना, लेकिन एक दायरे के अंदर रहकर। हम वकीलों का, मेरे कहने का जो तात्पर्य था वो ये नहीं था कि आप नहीं बोल सकते, ये नहीं था कि आप डिस्कस नहीं कर सकते। मेरा कहना ये था कि मैं उतनी ही टिप्पणी करूंगा जितनी उसकी आवश्यकता होगी। मैं एडवांस में किसी चीज को, उसको फांसी कर दी जाए, उसको फांसी हो जानी चाहिए थी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये अधिकार था प्रोसिक्यूशन का। ठीक है, ये अधिकार था विक्टिम का या विक्टिम की फैमिली का। जिस समय क्वेंटम सेंटेंस पे बात होती है तो बस लग जाओ उनका। कृष्ण बिहारी सारथी जी, बिल्कुल मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं वसुंधरा जी के पास उसके बाद ही जाऊंगा, पहले आप बोल लीजिए अपनी बात। अच्छा, दूसरा कृष्ण बिहारी, अब रुकिए आप जरा, आप रुकिए, पूरा करें मनन साहब। कृष्ण बिहारी जो कहेंगे मुझे पता है इन्होंने क्या कहना है, लेकिन मैं ये कह रहा, इन्हीं के सुनो, देखो मैं बताता हूँ सरदाना जी, ये केस में मैं रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं बीइंग ए लॉयर, मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, मैं अपनी सीमा जानता हूं, मैं मुझे कितना बोलना। जैसे आप अपनी मर्यादा जान रहे हैं तो मीडिया को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आज मीडिया उच्छृंखल होकर के केवल हिंदू धर्म को टारगेट जो कर रही है, इसका हमारे लिए बहुत खेद है। हिंदू धर्म की स्वच्छता हो रही है कि हिंदू धर्म टारगेट हो रहा है इससे? केवल हिंदू धर्म में ही बुराइयां उसको मीडिया को दिख रही हैं, और सारे धर्म जो है मतलब बलात्कारी साबित हो गए तो आप हिंदू धर्म की आड़ देने लगे। सबसे पुराना जो है बलात्कार का आरोप साबित हो गया तो आप हिंदू धर्म की आड़ देने लगे। बिल्कुल असहनीय बात। सारा धर्म की आड़ देने लगे। जब बलात्कार हो रहा था तब आपको धर्म की चिंता नहीं थी क्या? साल जो है मोहम्मद साहब को, नहीं, जिस समय ये हरकत हो रही थी, जिस समय ये हरकत हो रही थी तब आपको धर्म की चिंता नहीं थी कि धर्म का नाम कैसे खराब होगा इससे? एक व्यक्ति के सजा हो जाने से हिंदू धर्म कैसा खतरे में नहीं आता? आप तो खुद ही अपनी ही बात को उलट कर रहे हैं। बहुत जरा इतराज है, आप अपनी ही बात को खुद ही विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं मर्यादा में कर रहे हैं, कृष्ण बिहारी, मर्यादा तोड़ करके जा रहे हैं, हम कृष्ण बिहारी सुनिए मेरी घोर आपत्ति। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, इतने बड़े चैनल पर पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक बाबा को सजा मिल गई तो एक तरफ रहिए ना, या तो बाबा की तरफ रहिए, धर्म की तरफ रहिए। ऐसे दिखा दिया जैसे पांडव लोग थे ना, आधा तो भीम खा जाते थे और आधा चार भाई खाते थे। इसी प्रकार से सारी दुनिया एक तरफ और हिंदू धर्म को एक तरफ जो है करके मीडिया जो चल रहा है, ये हमें घोर आपत्ति है इस पर। ये मुझे समझ में नहीं आ रही, आप असल में साबित क्या करना चाहते हैं? वसुंधरा जी, क्योंकि भीतर आपसे छोटी है मेरी समझ, जो विदेशी षड्यंत्र हैं वो अलग हैं, और जो है बाकी राजनीतिक षड्यंत्र वो अलग हैं, वो दिखते नहीं है। हाथी के दांत, ये सारे विदेशी वकील हैं सर, ये सारे विदेशी वकील हैं, इनमें से कोई भारतीय नहीं है, इनमें से कोई हिंदू नहीं है, सारी ठेकेदारी आपके पास है जो आसाराम की पैरवी कर रहे हैं बैठ के। हम जो है कानून का सम्मान करते पर ये अंतिम फैसला नहीं है। वसुंधरा जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं?
देखिए, पहले तो रोहित जी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अभी मन्नन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो एक बात कही है, वो वाकई में मैं उनके साथ इत्तेफाक रखती हूँ कि टिप्पणी करने का अधिकार हमें है, मगर टिप्पणी हमें किस सीमा में करनी चाहिए ये वाकई में, क्रिटिसाइज करने का अधिकार भी हमें है और क्रिटिसाइज करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे यदि अगर हम जजमेंट में से कमियां या खामियां नहीं निकालेंगे तो फिर हम क्यों हायर कोर्ट में या एपिलेट कोर्ट में उसके खिलाफ जाएंगे फैसले के। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इस सारे मसले को धर्म के साथ हमेशा जोड़ा जाता है कि ये धर्म को बदनाम करने की साजिश है, ये धर्म को ऐसा करने की साजिश है, ये धर्म को वैसा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाकई में यहाँ मीडिया का भी एक रोल बनता है कि मीडिया आज कई चैनल ऐसे हैं जो मैंने खुद देखे हैं, कई चैनलों ने अनक्वालिफाइड एडवोकेट्स का जो है वो रूप धारण करके कठुआ रेप केस के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशंस की हैं। चार्जशीट में जो कहा गया है उससे बिल्कुल अलग रिपोर्टिंग की गई है। ये सब जो चीजें हैं मुझे लगता है ये उस सीमा को लांघने की हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस बात की पुष्टि करती है। वसुंधरा जी, आसाराम को सजा मीडिया ने दिलाई या उनके कर्मों ने? हमें तफ्तीश या कोई भी चीज किसी चीज में खामी निकालनी है। आसाराम को सजा मीडिया ने दिलाई या उनके कर्मों ने? सरदाना जी, आप मुझे बात पहले पूरी करने दीजिए रोहित जी। नहीं वसुंधरा जी, मैं आपसे केवल ये सवाल पूछ रहा हूँ। कर्मों ने दिलाई, वही बात मैं कह रही हूँ। केस टू केस बात करेंगे ना। मगर जो एक कवायद शुरू हो गई है, एक कवायद शुरू हो गई है हर चीज में इन्वेस्टिगेशन। देखिए, अगर हम चार्जशीट पर रख के अपने आप को बात करते हैं, बहस करते हैं तो वो सही बात है, परंतु आज फैसला आने से पहले जब कहीं पर कोई ट्रायल चल रहा होता है तो ट्रायल के दौरान जब हम इस किस्म की डिस्कशंस करते हैं कि साहब ये वो जगह है, ये वो है, ये डिस्कशंस तो वसुंधरा जी 2013 में आसाराम के आश्रमों को लेके, कमरों को लेके, कुर्सियों को लेके, बिस्तरों को लेके भी चल रही थी। क्या क्या उगाया जाता है उनके खेतों में ये भी बताया जा रहा था, क्या दवाइयां खिलाते हैं ये भी कहा जा रहा था। रोहित जी, विरोधाभास जो है, देखिए जब कोई केस बनता है, क्रिमिनल केस मैं मानती हूं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब भी कोई क्रिमिनल केस बनता है, एफआईआर दर्ज होती है, चार्जशीट दर्ज होती है, जो उसमें विटनेसेस के जो बयान होते हैं या जो एविडेंस के बारे में कहा जाता है, मुझे लगता है सिर्फ उसी से ही संबंधित हमें अपनी चर्चा को रखना चाहिए। यदि कोई साहब उठ के जा रहे हैं, आज फैक्ट फाइंडिंग मिशन लॉन्च कर रहे हैं, अभी ट्रायल कंप्लीट हुआ नहीं है और ऐसे तथ्य सामने लाते हैं कि जी केस में ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं, आभा सिंह, ये जिसका हवाला दे रही है वो हवाला आसाराम के साथ फिट बैठता है क्या? 327 ऑफ द सीआरपीसी क्या कहता है? वो कहता है कोर्ट टू बी ओपन। नहीं, एक बात सुनिए, 327 ऑफ द सीआरपीसी क्या कहता है? कोर्ट टू बी ओपन। कोर्ट ने क्यों आपको खोला है, प्रेस को आने दिया है? क्योंकि इट वांट्स कि एनीथिंग व्हिच इज डन ऑन ट्रायल शुड बी फॉर द पब्लिक टू सी, फॉर द मीडिया टू सी एंड रिपोर्ट। ओनली इन रेप केसेस स्पेसिफिक इन कैमरा ट्रायल की बात की गई है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो वहां पे मीडिया की भी है, हमारी भी है। कोई भी चीज जब तक आप कोई डेफेमेटरी कमेंट नहीं करते, आप किसी जज पे कमेंट नहीं करते, जजमेंट पे इम्पार्शियल कमेंट करना तो हमारा अधिकार है। और अगर आप नहीं करेंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा क्या कानून आया क्या नहीं आया? आज पार्लियामेंट के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं, पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग दिखाई जाती है, तो क्यों इसमें कौन सी ऐसी बात है? मुझे लगता है बिल्कुल बोलना चाहिए एज लॉन्ग एज कोर्ट्स आर टू बी ओपन। नहीं, हमको एक चीज नहीं समझ में आती। मुझे एक आप दोनों बोल रही हैं एक साथ, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती रमाकांत जी। अगर चर्चा हो रही है उन्हीं तथ्यों पे, उन्हीं साक्ष्यों पे जिन पे कोर्ट में डिस्कशन है, तो वो मीडिया ट्रायल कैसे हो सकता है? मीडिया कोई फैसला तो सुनाएगी नहीं, लेकिन मीडिया कम से कम ये तो बताएगी कि किन तथ्यों के आधार पर इस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है और किन तथ्यों के आधार पर इस पर मुकदमा चल रहा है। देखिए, जहां तक मीडिया के इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, बहुत क्लियर है कि तमाम मीडिया की खबरों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पीआईएल में कन्वर्ट करके एक एक लेटर को, एक एक छोटी छोटी न्यूज को कन्वर्ट करके कॉग्निजेंस लिया और एक्शन लिया। तो मीडिया को आज हम मीडिया की कलम या जुबान, इनको ये कौन समझाएगा कि सजा मीडिया ने नहीं दिलाई है? और सजा मीडिया ने नहीं दिलाई है, सजा तो तथ्यों के आधार पर, इनके 14 वकील के लिए हुई। 1300 पेज का चार्जशीट, 58 गवाहों की गवाही और 4.5 साल जो ट्रायल चला, उसके अंतर्गत जो तथ्य और साक्ष्य सामने आए, उसके तहत सजा हुई। बोलिए कृष्ण बिहारी, क्या कहना चाह रहे हैं? रोहित जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर इतना बात जरूर थोड़ा सा रमाकांत जी ने वकील होने के कारण थोड़ी बात को घुमा दी, अपने आप का बचाव कर गए कि जितना मीडिया ट्रायल इस केस में चला, एक भी दूसरा केस आप बता दीजिए। आप दोनों ही जो है बुद्धिजीवी हैं, बहुत समझदार हैं,
हम तो सीधी बात करने वाले पर आप समय लोग जो बचे, घुमा घुमा के बात समय करते। बचता तो मैं आपको एक नहीं ऐसे 10 केस गिना देता। आप जेसिका लाल से शुरू केवल कीजिए जो है हिंदू और धर्म अभी के उन्नाव बुराइयों तक और के कठुआ अलावा तक आ जाइए। अच्छाइयां यदि मीडिया में ज्यादा है, लगातार ये कितने मीडिया परसेंट ट्रायल नहीं दिखाई होता, जाती हैं? ये मीडिया ट्रायल नहीं होता, ये बचाव के लिए आप लोगों ने गढ़ लिया है नहीं मीडिया जी, ट्रायल का विदेशी शब्द, षड्यंत्र, जबकि कोई राजनीतिक मीडिया की षड्यंत्र के अदालत में साथ-साथ सजा नहीं में होती। जो मैं निचली हिंदू हूं, अदालत में सबूत सुनिए मिले मेरी हैं, बात। वो ऊपरी अदालत में अब मेरी पलटे बात भी गए सुनिए, हैं। अब ये मेरी वकील बात साहब सुन भी लीजिए। जानते हैं सभी। आप भी जा रहे हैं ऊपरी अदालत, वहां फैसला हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं जानकारी के अच्छा, लिए आप- कि इस पैनल में जितने वकील बैठे थे वो सभी हिंदू थे। ये चैनल हिंदुस्तान का है, इस पर काम करने वाले लोग हिंदुस्तान के। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, गढ़ रहे हैं कि विदेशी ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, यही इसकी पोल खुल जाती है कि आपके पास जब तर्क ना हो तो आप कुतर्क का सहारा ले लें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।